Humanoid teachers makes learning fun. AI-powered Nova help students of a government school in Kerala improve their communication skills. नोवा की विशेषताएं अल एकीकरण GPT-4 ओपन एआई के मॉडल और संचालित पाठ ऑडियो और वीडियो आधारित इंटरेक्शन को सक्षम करता है। पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की गई पाठ्य पुस्तकों के आधार पर प्रश्नों के लिए अनुकूलित प्रतिक्रिया। भाषा कौशल विकास नोवा एक बहुभाषी है। इंटरएक्टिव लर्निंग छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित यादृच्छिक प्रश्न पूछ सकते हैं। सीखने पर प्रभाव संचार कौशल में सुधार होगा। नोवा छात्रों को अलग अलग भाषाओं में खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रौद्योगिकी एक्सपोजर बच्चों को अत्याधुनिक तकनीक से परिचित कराना, उन्हें डिजिटल युग में प्रभावी ढंग से नेविगेट करना। जिज्ञासा और रचनात्मकता इंटरेक्टिव प्रारूप जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को प्रेरित करना। आगे की राह भाषाई क्षमताओं का विस्तार, स्केलिंग और वहनीयता, गतिशीलता और उन्नत सुविधाओं को शामिल करें। सरकार और सरकारी संगठन का समर्थन। भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान हैं, जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, शिक्षा का अधिकार 21 से, महिलाओं के लिए शिक्षा 15(1)(3), SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा अनुच्छेद 46, धार्मिक शिक्षा 25, 28 का 1, 2 और 3, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार अनुच्छेद 30, हिंसा का प्रचार अनुच्छेद 351, केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा अनुच्छेद 239, शिक्षा का अवसर प्रदान करना अनुच्छेद 51, SC2T का कालान यूजिंग GRAP4 कर्व इन कैपिटल ऑन नवंबर 25। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या है? ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? आगे की राह निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना, जवाबदेही तंत्र, दीर्घकालिक समाधान, नीतियों का नियमित मूल्यांकन। G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय तो इसमें दिया है वैश्विक भूख और गरीबी। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने गरीबी को मानवता को शर्मसार करने वाली विपत्ति के रूप में रेखांकित किया। प्रस्तावित समाधान $200 बिलियन जुटाने के लिए 2% वैश्विक संपत्ति कर के साथ सुपर रिच पर कर लगाना, वैश्विक दक्षिण का समर्थन करने के लिए न्याय संगत नीतियों की वकालत करना। हालांकि इन सुझावों को अंतिम घोषणा में शामिल नहीं किया गया। वैश्विक दक्षिण की भूमिका। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों के वैश्विक दक्षिण पर असंगत प्रभाव को रेखांकित किया और वैश्विक प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व का आह्वान किया। ब्राज़ील की अध्यक्षता के बाद इंडोनेशिया 2022, भारत 2030 और दक्षिण अफ्रीका 2024 वैश्विक दक्षिण की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करता है। ये G20 है, इसको याद रखने के लिए G7 को पहले याद करेंगे, फिर G8 हो जाएगा, 8 के बाद 12 फिर जोड़ लेंगे G20। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तीसरा, भू राजनीतिक चुनौतियाँ। शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर इन बातों का प्रभाव पड़ा। इजराइल फलस्तीन संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध। जलवायु न्याय और वितरण। 2025 में COP29 का मेजबान होने के नाते जलवायु मुद्दे पर ब्राज़ील का ध्यान जलवायु वित्त पोषण के बारे में चर्चाओं में परिलक्षित हुआ। ग्लोबल साउथ ने विकसित देशों की ओर से पर्याप्त प्रतिबद्धताओं की कमी के बारे में चिंता जताई। चुनौतियाँ उजागर की गई। आम सहमति का अभाव, भू राजनीतिक विभाजन गहराने से भूख, गरीबी और जलवायु न्याय पर ध्यान कम हो गया। इजराइल फलस्तीन और रूस यूक्रेन संबंधों को हल करने के लिए ठोस उपायों का अभाव। अपर्याप्त प्रतिबद्धताएं। जलवायु वितरण या जीवाश्म ईंधन शोषण को कम करने पर सीमित कार्रवाई योग्य बिंदु।
वैश्विक दक्षिण की संघर्ष मुख्य फोकस होने के बावजूद उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं को अंतिम घोषणा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। आगे की राह वैश्विक दक्षिण गठबंधन को मजबूत करना। इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका चौकड़ी को भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन में गरीबी, भूख और जलवायु न्याय पर कार्यवाही योग्य प्रतिबद्धताओं के लिए जोर देना। जलवायु न्याय पर ध्यान केंद्रित करना। सुनिश्चित करें कि G20 घोषणाएं जलवायु, वित्त पोषण और समान संसाधन वितरण पर प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने के लिए COP प्रक्रियाओं में शामिल हो। वैश्विक शासन सुधार के लिए वकालत। वैश्विक दक्षिण को एक मजबूत आवाज़ देने के लिए वैश्विक शासन में संस्थागत परिवर्तन के लिए जोर देना। 2026 G20 के लिए रणनीतिक योजना। विकासशील देशों की आकांक्षाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के लिए ठोस एजेंडा तैयार करें। उसके बाद है एडिटोरियल। अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाए हैं कि अरबपति अडानी और उनके सहयोगियों ने कई भारतीय राज्यों के अधिकारियों को 2029 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की, मतलब 265 मिलियन। इससे आरोप को संबोधित करने के लिए भारत के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत घरेलू जांच की मांग उठी है। तो इसमें क्या व्यापक आरोप हुआ है, भारत में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। दांव पर लग रहे मुद्दे से शासन की ईमानदारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ, जवाबदेही। अब दांव पर लगे मुद्दे हैं तो शासन की ईमानदारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव और आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ, जवाबदेही हुई। फिर HMJS launches भू-नीर पोर्टल फॉर ग्राउंड वाटर विथड्रॉल परमिट्स। भू-नीर पोर्टल, इसमें क्या है, भूजल निकासी परमिट के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय मंच। इस केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया। इसका उद्देश्य भारत भर में भूजल संसाधनों को कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से विनियमित करना है। इससे भूजल उपयोग में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। भू-नीर पोर्टल की विशेषताएं हैं: एक केंद्रीकृत डेटाबेस, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस, उन्नत संस्करण, भूजल अनुपालन। भू-नीर पोर्टल में क्या कार्यान्वयन है, लॉन्च और पहुंच, सार्वजनिक पहुंच। तो भू-नीर पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूजल निकासी परमिट के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। इसे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया। Today's children are confirming a more unpredictable hazardous environment than any previous generation। यूनिसेफ रिपोर्ट है 2024। इसमें लगभग बताया है कि लगभग 1 बिलियन बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जो उच्च जलवायु और पर्यावरण संबंधी जोखिमों का सामना करते हैं। और 2050 के लिए अनुमान लगाया है कि 98% वैश्विक नवजात शिशुओं के जीवित रहने की दर 98% से अधिक होने की उम्मीद है। 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना 99.5% तक बढ़ जाती है। जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। 81 वर्ष और लड़कों के 76 वर्ष तक जीने की उम्मीद। विश्व के बच्चों की स्थिति 2024 रिपोर्ट। चरम मौसम का प्रभाव। वर्ष 2022 से चरम मौसम के कारण 400 मिलियन छात्रों को स्कूल बंद होने का सामना करना पड़ा है। वैश्विक बाल जनसंख्या रुझान। वर्ष 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या लगभग 2.3 बिलियन पर स्थिर होने का अनुमान है। विश्व के बच्चों की स्थिति 2024 रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि तकनीकी उन्नति है, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ हैं और शहरीकरण विश्व के बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट है। तो इसमें यूनिसेफ ने प्रकाशित किया। जनसांख्यिकी परिवर्तन, जलवायु संकट और तकनीकी प्रगति को संबोधित किया। मुख्य अंतर्दृष्टि है जनसांख्यिकी, सांख्यिकी,
जनसांख्यिकी बदलाव के 2050 तक 2.3 बिलियन पर स्थिर हो जाएगा। और उसके बाद जलवायु और पर्यावरण, अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ, शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ विश्व के बच्चों की स्थिति 2024 रिपोर्ट में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? यूनिसेफ। COP29 एम्फेसिस इंक्रीजिंग एम्बिशन ऑन एनर्जी इफिशिएंसी। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन उद्देश्य 2030 तक वार्षिक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। विजन प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने के लिए COP28 से UAE की आम सहमति के साथ संरेखित करना। नेतृत्व UAE सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देकर और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर नेतृत्व करना। प्रमुख कार्य: ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना, स्थिर लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी और नीतियाँ, सदस्य देशों में मानकीकरण को बढ़ावा देना, अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करना। सहयोग: गठबंधन के तहत एकजुट होने के लिए वैश्विक सरकारों, संगठनों और निजी क्षेत्रों के नेताओं को आमंत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता तहब की स्थापना 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र भारत के लिए महत्व पढ़ सकते हैं रोक रोक कर। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताएं एक और दोनों सही। इसका उद्देश्य 2030 तक वार्षिक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। यह प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने के लिए COP29 से UAE की आम सहमति के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसको नहीं देखेंगे, छोटा छोटा इसको।